सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ यूट्यूब 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उस्मान बुज़दार की पेशी की। वज़ीर आला पंजाब ने नाब में पेशी पर जवाबात की बजाय सवालनामा हासिल करने के हिकमत अमली अपना ली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नैब ने 70 सवाल किए, लेकिन उन्होंने 60 सवालों के जवाब ही नहीं दिए। इसी हवाले से बताएंगे सऊद बर्ची। सऊद आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब आज नैब के सामने पेश हुए, मगर उनकी हिकमत अमली यही थी कि नैब को किसी किस्म के जो जवाबात है वो नहीं देने। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब हुकाम ने 70 सवालात किए, जिनमें से 60 सवालात के उन्होंने जवाबात ही ना दिए। जो 10 जवाबात दिए उनके जवाबात भी सिर्फ गोल मोल करके वज़ीर आला पंजाब बात को घुमाते रहे। वज़ीर आला पंजाब से सवाल किया गया कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सिद्दीकी और अकरम अशरफ गोंदल जो साबिक DG एक्साइज़ हैं, उन्होंने आपको मना भी किया था कि ये जो लिकर लाइसेंस की समरी है इस पर आप दस्तखत ना करें, आपका ये इख्तियार नहीं है। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि मुझे इन तमाम तफसीलात के बारे में अब कुछ याद ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेरी जो आपने सवालात किए हैं असासा जात के हवाले से, ये नए सवालात हैं मेरे लिए, मेरी इसके ऊपर तैयारी है ही नहीं। नैब ने इन तमाम तर मामलात को हाई अप्स के साथ डिस्कस किया और वज़ीर आला पंजाब को 18 अगस्त तक जो एक क्वेश्चनर है सवालनामा उनके असासा जात के हवाले से वो दे दिया। इस तमाम असना के अंदर ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि CM ऑफिस ने नैब ऑफिस के अंदर कॉल किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब अपनी पेशी के इख्तिताम पर DG नैब से मुलाकात करना चाहते हैं, जिस पर DG नैब ने माजरत कर ली और DG नैब की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अगर कोई मुलजिम नैब के अंदर इंक्वायरी भुगत रहा हो या नैब के अंदर पेश होता हो तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मैं उसके साथ नहीं मिल सकता। इसी हिकमत अमली के साथ आज वज़ीर आला पेश हुए थे और इसी हिकमत अमली पर चलते हुए वो 12 सवालों पर मुश्तमिल जो सवालनामा है वो वहाँ से लेकर रवाना हो। शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात ने साफ पानी मंसूबे में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां पकड़ ली। मंसूबे में सरकारी खजाने को 1 अरब 80 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। साफ पानी मंसूबे में सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। महकमा बल्दियात ने इस मंसूबे में बड़ी बेज़ाब्तियां पकड़ ली हैं और अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। सरकारी खजाने को इस मद में 1 अरब 80 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। महकमा बल्दियात ने ठेकेदार कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वफाकी हुकूमत पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स में 12 अरब से ज़्यादा की लागत से 3494 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा तैयार किया था, जिसके तहत 5 ठेकेदार कंपनीज को 15% के हिसाब से 1 अरब 80 करोड़ रुपए की इब्तदाई अदायगी की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक KSP पंप को 27 करोड़, तौसीफ इंटरप्राइजेस को 69 करोड़ की अदायगी की गई। ताहम ये तमाम तर बेज़ाब्तियां अब सामने आ गई हैं। पाकिस्तानी हसास इदारों ने भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का सुराग लगा लिया, जिसके जरिए हुकूमती और फौजी अफसरान के ज़ाती मोबाइल फोन की हैकिंग की जा रही थी। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े भारतीय साइबर हमले का सुराग लगा लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। भारतीय खुफिया अदारे धोखाधड़ी से पाकिस्तानी सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल फोन और दीगर आलात हैक करना चाहते थे। ISPR के मुताबिक दुश्मन खुफिया अदारों के मुख्तलिफ अहदाफ की तहकीकात की जा रही है। पाक फौज ने इन साइबर हमलों को रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए हैं, जबकि साइबर सिक्योरिटी के SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ISPR के मुताबिक तमाम हुकूमती इदारों को हमलों के नुकसान का पता लगाने और साइबर सिक्योरिटी के इकदाम बढ़ाने के लिए सिफारिशात इरसाल कर दी हैं। हुकूमत सिंध ने यौम आशूर के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। मजालिस और जुलूसों पर इतलाक नहीं होगा। नफरत अंगेज वॉल चौकिंग, बैनर्स, ऑडियो और वीडियो पर भी पाबंदी होगी। हुकूमत सिंध ने यौम आशूर के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी, जबकि मजालिस और जुलूसों पर इतलाक नहीं होगा। 40 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा कौमी परचम आलमी रिकॉर्ड बन गया। 60,000 से ज़ायद गुब्बारों पर मुश्तमिल परचम को दुनिया का सबसे बड़ा झंडा होने का एजाज़ मिल गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट पाकिस्तानी पार्लियामेंट के हवाले कर दिया। ये परचम पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता साल यौम आज़ादी की मुनासिबत से तैयार किया गया था। कौमी असम्बली हॉल में गुब्बारों से तैयार 40 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा कौमी परचम आलमी रिकॉर्ड बन गया है।
نے ملک بھر میں آٹے کی یکساں قیمت طے کرنے کا اندیا دے دیا۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ سندھ اور دوسرے صوبوں میں آٹے کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے منافع خور عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے 900 سے لے کر 1150 روپے کے درمیان۔ سندھ میں جو ہے وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ 1100-1200، لیکن جو آج ہمیں فگرز ملی لیٹس سے کراچی کی، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ 1400، 1600 اور 1700 تک بھی وہ ہے۔ کراچی کی خود گندم ریلیز نہیں کر رہا، سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے پرائسز میں ڈسٹورشن آتی ہے، اور وہ آٹا جو کہ لیٹس سے کہ پنجاب میں بنتا ہے وہ شاید اوپر کی طرف جاتا ہے، پنجاب کی مارکیٹ سے سامان اٹھا کے، اور اگر دوسری جگہ جہاں پہ کہ قیمت کافی ہائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام میں قرضوں کی حد 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کر دی ہے۔ پہلے نوجوانوں کو 50 لاکھ روپے تک قرضے دیے جا رہے تھے، مزید 75,000 نوجوانوں کو قرضوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ کامیاب جوان پروگرام ہے، اس وقت تک اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں تقریباً کوئی 2,900 کے قریب لوگوں کو اس وقت تک دیے جا چکے ہیں، لونز ڈسبرس کیے جا چکے ہیں، اور اس میں تقریباً 2,190 لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، 1 بلین سے زیادہ، 1 ارب سے زیادہ۔ ابھی تک جو چل رہا تھا پروگرام، اس میں 50 لاکھ کی جو تھی لمٹ تھی، یعنی لوگ 50 لاکھ تک لون لے سکتے تھے، لیکن اب ہم کو 5 گنا بڑھا رہے ہیں اور اس کو 2.5 کروڑ تک کر رہے ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنی ہی حکومت کے شوگر انکوائری کمیشن پر سوالات اٹھا دیے۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ شوگر انکوائری کمیشن نے آج تک چینی کے ذخائر کو دیکھا ہی نہیں۔ چینی کی قیمت میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، ایکسپورٹ کا فیصلہ درست تھا۔ مشیر تجارت نے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر بھی سوال اٹھا دیا۔ بڑی صنعتوں کے لیے گزشتہ مالی سال بہتر نہیں رہا۔ 100 صنعتوں میں سے 84 کی پیداوار بڑھنے کی بجائے پہلے سے بھی کم ہو گئی۔ مجموعی طور پر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 10% سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی ادارے شماریات کے مطابق مالی سال 2019-20 کے دوران بڑی صنعت کی پیداوار میں پہلے کے مقابلے میں مجموعی طور پر 10.2% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سیکٹرز کے مطابق 15 بڑے صنعتی سیکٹرز میں سے 12 کی پیداوار میں 44% تک کمی رہی۔ جولائی سے جون تک آٹو سیکٹر اور ووڈ سیکٹر کی پیداوار میں پچھلے سال کے مقابلے میں 44%، الیکٹرانک سیکٹر کی پیداوار میں 35% اور پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں پہلے کے مقابلے میں 20% کمی ہوئی۔ انجینئرنگ سیکٹر کی پیداوار 19%، لوہے اور اسٹیل کی پیداوار 17% اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی پیداوار 10% کم ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران انفرادی طور پر 100 صنعتی پیداوار میں سے 84 کی پیداوار میں 63% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی بیوروکریسی گریڈ 20 اور 21 میں آفیسرز کی ترقیوں کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس منعقد ہونا تھا، جس میں وفاقی بیوروکریسی گریڈ 20 اور 21 میں افسروں کی ترقیوں کے فیصلے ہونے تھے، تاہم یہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر شہزاد بتائے گا اجلاس مؤخر ہونے کی وجہ کیا سامنے آئی؟ دیکھیے، وفاقی بیوروکریسی میں گریڈ 20 اور 21 میں افسران کی ترقیوں کے لیے رواں ماہ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور سینٹرل سلیکشن بورڈ حسیب اطہر کی جو صدارت میں اجلاس ہونا تھا وہ محرم الحرام کے باعث مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذرائع کے مطابق سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کی محرم الحرام مصروفیات کے باعث مؤخر کیا گیا ہے۔ اجلاس 26 سے 28 اگست تک طلب کیا گیا تھا، جبکہ 26 سے 28 اگست تک 6 سے 8 محرم ہوگی۔ چیف سیکرٹریز اور آئی جیز پولیس جو ہیں سینٹرل سلیکشن بورڈ اجلاس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابر شہزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے اپنے پروفیسرز اور محققین پر کسی بھی سیمینار، ورچوئل کانفرنس، حتیٰ کہ آن لائن سیمینارز اور سمپوزیم میں آزادانہ شرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔
आपको बता रहे हैं, आपको बताएं ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपने प्रोफेसर और मुहक्किकीन पर किसी भी सेमिनार और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हत्ता के ऑनलाइन सेमिनार और सिम्पोजियम पर आज़ादाना शिरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इन सबको ऐसी किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने या शिरकत करने के लिए वाइस चांसलर से पेश की इजाज़त लेने की शर्त आयद कर दी गई है। अनोखे फैसले पर फैकल्टी मेंबरान और मुहक्किकीन में तफ्तीश की लहर दौड़ गई है। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से बाकायदा तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया गया है। प्रोफेसर्स मुहक्किकीन किसी भी सेमिनार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। ज़फ़र डोगर, क्या अहकाम जारी हुए हैं ज़रा यूनिवर्सिटी की जानिब से? जी, एक नोटिफिकेशन जारी किया है ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने, जिसमें पाबंद किया गया है तमाम रिसर्चर्स और फैकल्टी मेंबरान को कि वो वाइस चांसलर की इजाज़त के बगैर किसी सेमिनार में, किसी वेबिनार में, किसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, हत्ता कि ऑनलाइन सेमिनार और सिम्पोजियम में भी शिरकत नहीं कर सकते। इससे फैकल्टी मेंबरान में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वो बड़ा जिद्दत का दौर है। ITP बड़े शिरकत करते हैं लोग सेमिनार में, वेबिनार में, ये हुसन होता है किसी यूनिवर्सिटी का। तो पाबंद कर दिया गया इसको वाइस चांसलर की इजाज़त है। अब हर मामले में वाइस चांसलर की पेश की इजाज़त लेना जरूरी होगा। अब इसमें इस पे आके फैकल्टी मेंबरान का कहना है कि इतने अर्जेंट नौयत की कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन आ जाती हैं जिसमें शिरकत की दावत होती है और आप उसमें शरीक हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के इस अनोखे फैसले से उन सब में बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि ये किस तरह का फैसला है कि जिसमें एक तालीम और तहकीक का एक आला तरीन अदारा जिसका पूरी दुनिया में एक नाम है। ज़फ़र डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुंडई निशाद मोटर्स ने पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल इवेंट में हुंडई टक्सन लॉन्च कर दी है। पाकिस्तान के मारूफ फनकार अली रहमान और आयशा उमर ऑनलाइन डिजिटल लॉन्च इवेंट का हिस्सा थे। हुंडई निशात मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना दूसरा EKD लॉन्च किया है, जिसमें फ्लैगशिप गाड़ी हुंडई टक्सन पेश की जा रही है। पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल की तारीख में पहली बार डिजिटल कार लॉन्च इवेंट के मौके पर हुंडई टक्सन को फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। पाकिस्तान के मारूफ फनकार अली रहमान और आयशा उमर ऑनलाइन डिजिटल लॉन्च इवेंट का हिस्सा थे। इस क्रॉस ओवर राइस UV को अमरीकी JD पावर IQS स्टडी ने नंबर 1 कॉम्पैक्ट SUV करार दिया है। हुंडई टक्सन को इसके एग्जीक्यूटिव आउटलुक और लग्जरी कंफर्ट्स की वजह से सराहा गया है। 5 मुसाफिर वाली टक्सन जनूबी कोरिया की कंपनी की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ी है। कराची में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए ज़ायरीन ने मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख़्वानी की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, और इस वक्त यहाँ पर उनके 1290वां उर्स की तकरीबात जो हैं वो इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि इस वक्त तकरीबात किस तरह से चल रही हैं और क्या इंतज़ामात हैं, जिससे मुतमईन है या नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि अवामी मुतालबे के पेश नज़र अब्दुल्ला शाह गाजी रज़ी अल्लाह तआला को उर्स मनाया जा रहा है। मज़ार भी खोल दिया गया है और मज़ारात भी खोल दिए गए हैं। तो उर्स की तकरीब भी इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का ख्याल करते हुए हो रही है। ज़ायरीन का बड़ी मिकदार में रश लगा हुआ है और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े समेत तमाम लोग जो हैं वो जौक दर जौक हाज़िरी दे रहे हैं और फातिहा करके यहाँ पर अपने फैज़ हासिल कर रहे हैं। ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।